नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं जो कहानी सुनते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आ सकूँ। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। सुविधा के अनुसार दहन अगले दिन होना था। मेरा उसमें सम्मिलित होना जरूरी नहीं था। वैसे भी मैं हाशिए पर सरका दी गई थी। जेठ जी अपने लिए काला सूट लाए थे। लड़कों को भी उपयुक्त कपड़े दिलवा दिए गए थे। तुम क्या पहनोगी? कोई काली या सफ़ेद साड़ी? यहाँ तो काला ही रंग चलता है, जेठानी जी पूछ रही थी। वो काले सिफॉन की साड़ी पहनी थी, हल्का मेकअप। बंद कॉफिन या खुला? बंद, मैंने कहा। बंद क्यों? लड़के लोग अपने बाप का चेहरा नहीं देखेंगे क्या? मैंने नज़र उठाकर सब पत्नी को देखा। वह भी एक सफ़ेद रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी। वैसे ही लग रही थी जैसे आने पर दिखी थी। लड़की एकदम चुप रहती थी, भ्रमित सी। बड़े बेटी की बहू? मेरी ओर कभी कभी प्रश्नवाचक दृष्टि उठ जाती। मैं चुप रही। जैसा आप लोग ठीक समझे, मैंने धीरे से कहा। तो तुम क्या पहनोगी? जिठानी जी ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। आखिरी बार चेहरा भी नहीं? नहीं, मैंने कहा। अंत्येष्टि गृह के न्यूट्रिशियन द्वारा सजाया सवारा मेकअप किया हुआ मृत चेहरा, उसे क्या देखना? एयर कंडीशन कोष्ठक में सुरक्षित रखा कटा पिटा शरीर या सजाया हुआ चेहरा स्मृति में नहीं टाकना चाहती थी। मैं तो एक मदमय प्यार और चाहत से भरपूर चेहरे को याद रखना चाहती थी। पुस्तक में लीन, गंभीर, जब पढ़ने का चश्मा नाक पर टिका रहता था, जब वो हंसते थे, उनका वह संवेदनशील कोमल स्नेही चेहरा। ताबूत में रखा चेहरा नहीं। वह जा चुके हैं, मैंने कहा। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। आप सब जाएं। सब कुछ विधिवत होगा, जेठानी जी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अच्छा, हम चलें। पिछवाड़े 3 काली गाड़ियां खड़ी थी, हर एक पर एक झंडा था, यानी कि यह शव यात्रा है। मैं दरवाजे पे खड़ी खड़ी लिफ्ट का आना और परिवार के सदस्यों को उसमें प्रवेश करते देखती रही। ये सब जा रहे हैं पति का दाह संस्कार करते। मैं चिघाड़ कर रो क्यों नहीं पा रही हूँ? रो भी तो कैसे? वहाँ एक निस्तब्धता है, चीड़ और देवदार के बनों जैसी शांति। मुझे बहुत बहुत चाहने वाले व्यक्ति का तो कई दिन पहले ही अस्तित्व समाप्त हो गया था। यह सब तो कर्मकांड है, चाहे वह ठेले पर लवारिस मैली चादर से ढकी लाश हो या फिर भारत से अमेरिका यात्रा करने आया परिवार जिसने नए कपड़े खरीदे हैं, जिसने भोज के लिए गोल्डबर्ग दंपत्ति ने अपने घर पर आयोजन किया है। बटन पति का सबसे बड़ा पुत्र दबाएगा। मम्मी की आवाज़ सुनी तो एकदम दुख का ज्वार उमड़ पड़ा। इतना रोना, इतनी सिसकियाँ कि गले से आवाज़ ही नहीं निकल सकी। वह भी रो रही होंगी। हिम्मत रखो बेटी, तुम लौट रही हो ना, वहाँ रहकर करोगी भी क्या? फिर कहा, अच्छा गुड़ेश्वर जी को फ़ोन दो। जेठ जी कह रहे थे, हाँ दाह संस्कार हो गया, कल अस्थियाँ मिलेंगी। हम लोग उन्हें फ्यूनरल होम से लेकर सीधे न्यूयॉर्क निकल जाएंगे, फिर शाम की फ़्लाइट से नॉन स्टॉप दिल्ली। हाँ बम्बोला की दुल्हन, आप फिक्र न करें, हम संभाले हुए हैं। फिर कल परसों में वे लड़कियां वापस आ जाएंगी, तभी वे आकर अपने साथ लिवा ले जाएंगी। हाँ 8-10 दिन तो कागजी कार्रवाई में लग ही जाएंगे, तब तक इन्हें रुकना पड़ेगा। होटल तो है ही, अभी वैसे भी इस हालत में नहीं है कि लंबी यात्रा करें। कुछ दिन में संभल जाएंगी, तब कोई पहुंचा जाएगा। शायद दोनों गोल्डबर्ग दंपत्ति साथ आए। कह रहे थे, आप निश्चिंत रहें, जब तक फ्लैट नहीं बनता हमारे पास ही रहेंगी। जेठानी जी ने निषेध में सिर हिलाया। जेठ जी ने पूरी पूरी अवज्ञा कर दी। फिर फ्लैट में भी अकेली कैसे रहेंगी? खैर वह बाद की बात है। उन्होंने खखार कर रोधा हुआ गला साफ किया। फोन रखकर कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर एक लंबी सांस छोड़कर बोले, अब तुम बस अपने को संभालो, बटोरो। जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वह मुझसे कह रहे थे, लौटकर हमारे पास ही रहोगी? इधर नहीं तो परली कोठी में, तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा। मैं चुपचाप आंसू पोंछती रही। मैं उस छोटे से अंधेरे कमरे में चुपचाप बिस्तर पर बैठी रहती हूँ। पर्दा खोलने से सामने गली में खड़ी टैक्सियां दिखाई देती हैं, अकेली सुनसान। कभी कभार ही कोई वर्दी पहने ड्राइवर आकर
कतार में खड़ी पहली टैक्सी को निकाल कर ले जाता है। फिर सन्नाटा। चार्ल्स नदी चुपचाप बह रही होगी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कल्पना शक्ति इतनी प्रखर होगी। मैं सोचकर भी नहीं सोचना चाहती, पर ठंडी मेज पर सफ़ेद मोमबत्तियों के प्रकाश में उनका शरीर नग्न पड़ा रहा होगा। सारी काट पीट के बाद जो भी वक्तव्य आएगा उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। वह शरीर जो कितनी गरमाई, कितनी प्रेम, कितनी उत्मादित उद्वेग से पुलकित रहता था, सब ग्रह के एयर कंडीशन कमरे में रखा होगा। नहीं, उस राह नहीं जाना। जैसे तभी उससे उबरने के लिए दरवाजे पर थाप पड़ी। अवश्य ही रिबेका होगी। अपने गीले गालों को पोंछते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। सामने जेठ जी के साथ जेठानी जी थी, जो लगातार रोए जा रही थी। आंखों से अनवरत धार पोंछती और आंखें फिर उमड़ आती। इन्हें अपने देवर से इतना लगाव था, मैंने सोचा। जीते जी तो कभी हमारी तरफ झांकी भी नहीं। रिबेका आगे आई, मुझे सहारा दिया और बाँह से थामे थामे ही वह मुझे बाहर ले आई। कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, इसाक ने कहा। कमरा पास ही था। बड़ी सी मेज के चारों तरफ कुर्सियां थी। हर कुर्सी के आगे राइटिंग पैड, पेन, पेंसिल, पानी का बोतल। इन कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए, इसाक ने कहा। हम मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। मेरे निकट रिबेका, एक कुर्सी छोड़कर जेठानी जी, सामने इसाक और जेठ जी। मैंने उन्हें देखा तो पाया उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। वह शायद आंसुओं को रोके हुए थे। आप यहाँ दस्तखत कर दें। अपने पति के अवसर इस देश से बाहर भेजने की अनुमति और अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का हस्ताक्षर। मैंने चुपचाप उनकी बताई जगहों पर दस्तखत कर दिए। कैंसर पूरे शरीर में फैल गया था। इसाक का स्वर कोमल था, अंग्रेजी में। मुझे मालूम नहीं था। मैंने अंग्रेजी में ही उन्हें उत्तर दिया। मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, केवल ये अर्थात कि पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे और इसी धागे को पकड़े पकड़े मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात रात पर जी रही थी। इसाक ने कागज बटोरे और उठ खड़े हुए। रिबेका ने फिर मेरा सिर सहलाया। वेलियम की आधी गोली ले लो, यातना सहने से कोई फायदा नहीं। ले ली थी, मैंने हल्के से कहा। कल रात को पूरी, आज सुबह आधी। ठीक है, हाँ अभी आई। इसाक और रिबेका के साथ जेठानी जी भी बाहर चली गईं। जेठ जी ने एक घूंट पानी पिया, जैसे अपने को संभाला। फिर कहा, यह समय इन बातों का नहीं है, फिर भी तुम्हें जानना जरूरी है। बम्बोला ने विच्छेद के समय अपनी करोड़ों की सारी जायदाद अमृत कला और बच्चों के नाम कर दी थी। उनकी यही शर्त थी। जेठ जी रुके, शायद ये सोचने के लिए कि क्या कहें। हमारी कुछ संपत्ति ट्रस्ट में है। हम दोनों भाइयों के जीवन काल तक ही बम्बोला को वही आय थी। काफ़ी बड़ी रकम थी, पर वह जो अब समाप्त हो गई। पर अब तुम अपने को असहाय या कंगाल मत समझो। नवाबगंज वाली जायदाद नानी बम्बोला के नाम कर गई थी। उस पर अमृत कला का कोई हक नहीं बनता। बम्बोला उसे बालाजी बिल्डर को बेच गए हैं। अब उसका पैसा मिलेगा, कई 100 करोड़ तो होगा ही। 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं सोच रही हूँ। जेठानी जी कमरे में वापस आ गई थी, खड़ी खड़ी सुनने लगी। वहाँ मॉल बनेगा, ऊपर 4 मंजिलों में फ्लैट। 4 फ्लैट तुम्हारे नाम है, पर उस सब में समय लगेगा। तब तक तुम हमारे साथ रहना। जेठानी जी ने फिर निषेध में सिर हिलाया। शायद अपने आप बिना जाने मैंने भी देखा, जेठ जी ने भी। उन्हें अनदेखा करके वो कहते गए, हम सब हैं, तुम अपने को अकेला मत समझना। मैं भाई के साथ रहूंगी, मैंने कहा। कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब मेरा गला रुक गया और आंसू बहने लगे। जैसे एक तंद्रिल क्षण में मैं वहाँ वापस चली गई, जहाँ पति अपनी लाइब्रेरी में बैठे किताब पढ़ रहे थे। उस रंग महल में, जिसके सामने बग्गियों और पालकियों की कतारें लगी थी, जहाँ बड़े हॉल में नृत्य हो रहा था। पर्दा नसीन बेगमें ओट से देख रही थी। खान पान, हंसी ठट्ठे, नाच गान सब गूंज रहा था। फिर एक क्षण में सब शांत हो गए। मसालें बुझ गईं, एकदम अंधेरा, गुप अंधेरा। सिसकियाँ, कराहें, गोलियों की आवाज़ें, कांपते स्वरों में बद्दुआएं, पेड़ों से लटकते मानव शरीर, गर्मी, धूप और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए, और फिर एकदम नग्न सुहास एक आवेश से नाचती जा रही है, नाचती जा रही है। शायद मैं कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गई थी। जेठानी जी मेरे माथे पर भीगा रुमाल रख रही थी। जेठ जी मेरी हथेली थपथपा रहे थे। तुम कुछ देर यहीं विश्राम करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम अभी आते हैं। उनके जाने के बाद रिबेका कमरे में आई। मैं उठकर बैठ गई। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, वह कहने लगी। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आज दाह हो गया है, कल सुबह एसेस मिल जाएंगे। सब खत्म हो गया, मेरे मुंह से निकला। रिबेका ने लंबी सांस ली। चलो तुम्हारे कमरे में तुम्हें ले चलो।
मैंने समझा आप चली गई। नहीं, हम बाहर बैठे थे, तुम्हारी फैमिली को प्राइवेसी देना चाहते थे। हम कमरे में आ गए। अब तुम आराम करो, खाना वगैरह मंगवा लेना, समझी? जी, मैंने कहा। अब फिर वही कमरा, वही अकेलापन, शरीर भी नहीं रहा, न कुछ छूने को, न कुछ पकड़ कर रख लेने को। वह दिन, वह रात, सब एक में गड्ढमड्ढ। पति का हंसता हुआ मृदुल चेहरा, प्रेम से लबालब आंखें। अब सब कुछ समाप्त, अग्नि में भस्म। हम आज 10:30 बजे की फ्लाइट से निकल जाएंगे, जेठानी जी कहने लगी। न्यूयॉर्क और वहाँ से नॉन स्टॉप दिल्ली। यहाँ रिबेका और उनकी लड़कियाँ तो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। जब चाहो वापस आ जाना। मैं चुपचाप सुनती रही। सुबह उठकर मैंने पति की पसंद की माटी के रंग की रेशम की माहेश्वरी साड़ी पहन ली थी। मुझे न जाने क्यों लगता आया था कि मैं हाशिए पर अंकित एक छोटी सी टिप्पणी मात्र बनकर रह गई हूँ। अपने अधिकार का दावा न करना, स्वयं पीछे हटकर पति के प्रथम परिवार को महत्व देना, ये मेरा ही निर्णय था। सौदा से पहले पति का चेहरा न देखना, उसमें सम्मिलित न होना, यह भी बिना किसी दुविधा या तर्क के हुआ था। सच बात तो यह थी कि मेरे मन में उनकी हंसती हुई उष्णता भरी हुई छवि थी। उस पर मैं एक एयर कंडीशन में फ्रिज किया हुआ सजाया सवारा मृत चेहरा स्थापित नहीं करना चाहती थी। फिर वे चारों बेटे, अंतिम संस्कार पर उनका अधिकार बनता था। सुनो, जेठानी जी कह रही थी, यह रख लो, मैं तुम्हें जरूरत पड़ेगी। देवर जी के क्रेडिट कार्ड तो अब बेकार हो गए होंगे। मैं टुकुर टुकुर उनका मुंह देख रही थी। जरूर उन्होंने होटल में फेशियल करवाया होगा। हल्का मेकअप और त्वचा चमक रही थी। उनके हाथ में एक क्रेडिट कार्ड था। रख लो, तुम्हारे पास कुछ डॉलर हैं? जी, उन्होंने दिए थे शॉपिंग के लिए, मैंने कहा। कितने? गिने नहीं, शायद 5,000 होंगे। जेठानी जी ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दुविधा में रही, फिर बोली, फिर भी यह क्रेडिट कार्ड रख लो, हर जगह कैश नहीं चलता। मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया। हम दोनों आमने सामने खड़े रहे। जेठ जी अध खुले दरवाजे से अंदर आए। कुछ कह नहीं सके, हल्के से मेरे सिर पर हाथ रखा और मुड़कर बाहर चले गए। शायद रो रहे थे, मुझे ऐसा लगा। मैं भी रोई, फिर आंसू पोंछ लिए। वे दोनों चले गए, रुक कर अस्थियाँ लेने। फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। प्रथम परिवार सुबह सुबह ही डिज्नी की सैर करने फ्लोरिडा निकल गया था। वहाँ से लॉस वेगास, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड की सैर करके वापस। मैं एकाएक छटपटा उठी। अकेले कमरे में बैठना असह्य हो गया। मैंने पति का ब्रीफकेस उठाया और बाहर आ गई। फ्रंट डेस्क पर कमरे की चाबी छोड़ी तो साड़ी पहने एक लड़की ने कहा, आज आपका सामान वापस उसी कमरे में भिजवा दूँ? खाली हो गया है। 2 सप्ताह का पेमेंट तो हो ही चुका है। मैं हिचक गई। चुप। फिर सिर हिलाया। ठीक है, आप कहीं जा रही हैं? होटल की टैक्सी बुला दूँ? नहीं, मेरा वॉक करने का मन है। उसने मेरी साड़ी को देखा, रिबेका के कोट को, फिर बाहर सड़क को। बोली, सीधे जाएंगी तो बॉस्टन कॉमन, उसके पार मशहूर दुकानें, शॉपिंग, बाई और जॉगिंग ट्रेल है, वह नदी तक जाती है, थोड़ी दूर है। धन्यवाद, मैंने कहा। अपना ध्यान रखें, वह बोली। मुझे लगा कि इस होटल के कर्मचारियों को, कम से कम जो भारतीय हैं, पता चल चुका है कि यात्रा के दौरान मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। वह डेस्क के पीछे से बाहर आई और मेरे साथ चलती हुई मुख्य द्वार तक आई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बेधड़क फ़ोन करें। धन्यवाद। अमेरिकन चलन के विपरीत न वह मुस्कुराई, न मैं बाहर आ गई। नदी का पानी शांत है, केवल ध्यान देने से हल्की हल्की हिलोरें उठती और विलीन होती दिखाई देती हैं। प्रवाह है मगर हल्का हल्का। ठंड का मौसम होने से यहाँ सन्नाटा है। न नाविक, न प्रेमी, न पिकनिक वाले। पेड़ों पर जो बच्चे खुचे पत्ते हैं वो हवा के झोंकों से नीचे आ गिरते हैं। मैं एक खाली बेंच पर बैठ गई। थोड़े बादल आ गए थे। फिर भी चार्ल्स नदी के उस पार कैम्ब्रिज शहर की टेक्निकल कंपनियों की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही थी। मेरे पीछे बॉस्टन शहर का लगातार बहता यातायात। अब मैं अकेली हूँ, पर मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है। आगे क्या होगा या होने वाला है, न इसकी सोच, जैसे अधर में टंगी हूँ। बेलियम की गोली का असर देर तक रहता है। एक तंद्रिल शिथिल अवस्था में मैंने ब्रीफकेस खोला। एक बड़े से पीले लिफाफे पर पति की हस्तलिपि में मेरा नाम लिखा था। कागजों की गड्डी थी, बेतरतीबवार। ये वही कागज थे जो वो रात बिरात बैठकर लिखा करते थे। तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिख रहा हूँ, उन्होंने कहा था। मैं उस ब्रीफकेस को पहचानती। चमड़े की इस ब्रीफकेस को पति ने बरसों पहले न जाने किस देश में खरीदा था। प्रयोग करते करते जगह जगह से चमड़ा घिस गया था।
पर उन्हें यह इतना प्रिय था कि वो यात्रा में इसे ही लेकर चलते। इसमें होंगे उनके 3 जोड़ी पढ़ने के चश्मे, दवाइयाँ, कागज पत्र और नोटों की गड्डी। अब उसमें बेतरतीब बार कागजों की गड्डी थी, जैसे लिखते लिखते क्रमवार रखने का समय नहीं मिला, बस यूं ही इकट्ठा करके रख दिए थे। इतनी सुव्यवस्था से कागज पत्र संभालने वाले पति के लिए यह अजीब बात थी। मैंने ऊपर के कुछ कागज निकाले। प्रेम पत्र और पति की डायरी। मेरी अत्यंत प्रिय सिंजनी, यानी मैं, यह मेरे लिए है। वही जो बैठे बैठे लिखा करते थे मेरे लिए प्रेम पत्र। उन्होंने यही तो कहा था। मैं इन कागजों को उलट पलट रही हूँ। उनमें कोई पृष्ठ संख्या, कोई तरतीब नहीं है। जब मन में उबाल आया तो लिखने बैठ गए। मेरी आंखों के सामने उनकी छवि हटती नहीं। मेरे अचानक आ जाने पर लिखना बंद कर देते थे, पृष्ठ ढक देते थे। उनकी सहज मुस्कान और प्रीतिमयी दृष्टि, सब कुछ मेरे लिए। और मैंने उस प्यार को समझा ही नहीं, उसका मूल्य जाना ही नहीं। बावली मैं, मेरी प्यारी सिंजनी, जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे नाम से कोई नहीं बुलाता, मैं भी नहीं, मगर आज बार बार तुम्हारा नाम लेकर बुलाने का मन करता है। तुम नहीं सुन पाओगी मेरा आह्वान, जो मूक है। जब सुनोगी तो शायद अकेली होगी, मैं नहीं रहूँगा। मैं ये लिख ही इसलिए रहा हूँ कि इस छोटी सी अवधि में तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ ही महीने बिता पाया, पर यह समय मिला तो मैं आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, किसी पर विश्वास नहीं करता। हमको बांधती हैं हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, और उसने पहली दृष्टि से तुम्हें बांध लिया। जब तुम्हें छाती से लगाता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में एक ऐसी ठंडक व्यापने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं अजेय हूँ, अभेद्य हूँ। कोई भी रोग मुझे कभी तुमसे छीन नहीं सकता। अंततः तुम लौट आई। मुझे भरोसा नहीं था कि तुम वापस आओगी। तुम वहाँ इतनी रमुई हुई थी, इतनी खुश, अपने में इतराती हुई, गाड़ी चला पाने का घमंड। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने से संघर्ष करती उन स्त्रियों से मुक्ति पा चुकी थी, वही जो तुम्हें कभी एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती थी। वह मेमे, वह मध्यकालीन रानी, पहली बार की मुलाकात वाली तुम, वह कृषकाय मुरझाई, कभी न बोलने वाली या मुस्कुराने वाली फीकी फीकी सी लड़की नहीं थी। तुम्हारे शरीर में उभार दिखने लगे थे, तुम्हारी आंखों में चमक आ गई थी, और जब तुम हंसी तो उसकी खनक मेरे सीने में दूर तक बस गई। तुम अब इस रूप में मेरे जैसे ढले हुए पुरुष की ओर मुखातिब भी होगी, इसकी तो मुझे जरा भी उम्मीद ना थी, मगर अपनी बात तो कहनी ही थी। अगर ना कहता तो तुम्हें कभी गुमान भी ना होता कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। शायद तुम कभी भी मेरे पास ना आओ, जानते हुए भी मैं तुम्हारी ही सोच में डूबा रहता था। मैं बरसों से सूखे पड़े जीवन में एक बार फिर रक्त संचरण करने लगा, और सुबह के जुटपुटे में मैं तुम्हारे सामीप्य की ही कल्पना करता था। मैं तुम्हें बता क्यों नहीं सका कि मुझे कुछ वर्ष पहले लंग कैंसर हो गया था। क्या यह लगातार सिगरेट पीने का परिणाम था? बोस्टन के डेना फेमर कैंसर सेंटर में इलाज हुआ, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। मैं ठीक हो गया, परंतु इस इलाज से मेरे वीर्य के सारे शुक्राणु नष्ट हो गए। अक्सर वीर्य को फ्रीज कर देते थे जिससे बाद में पिता बन सके, पर तब मुझे जीवन में संतान शामिल होने की संभावना का विचार ही नहीं आया। कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं सब कुछ खुलकर, पर मुंह बस चुप रह गया। वैसे भी तुम मुख्यतः प्रेयसी ही हो। मातृत्व की इच्छा या चाह तुम में मैंने कभी देखी नहीं। न विवाह के महीनों के बाद भी संतानहीन रहने की कोई चिंता, बल्कि तुम आश्वस्त लगी कि इन झंझटों से मुक्त हो। अभी तुम पूर्ण युवती हो मेरी प्रिया। मेरे बाद भी तुम्हें माँ बनने का अवसर मिलेगा, यदि तुम चाहोगी तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टरों ने कैंसर को जड़ मूल से समाप्त कर दिया होगा, पर अब लगने लगा है शायद कहीं उसका एक अंश रह गया होगा। आज रात जब मैं मुंडेर के पास खड़ा था, तब तुम चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह शायद एकादशी की रात थी, चांदनी थी, मगर एकदम उजली नहीं। एक बार मन में आया कि कह दूं, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, पर तुम्हारी उन विश्वास भरी उनीदी उनीदी आंखों को देखकर मौन रह गया। नजर टिका दी नीम, चंपा और इमली के पेड़ों की अंधकार भरी आकृति पर, जिन शाखों पर कितनी पंछी, कितने तोते झपकियां ले रहे थे। चौकन्ने रात के अंधेरे में शिकारी जानवरों की टोले थे, सांप या जंगली बिल्लियां या उल्लू। हम भी कितने असहाय हो जाते हैं, पर मैंने कभी भी आत्मदया को नहीं पाला। मैंने इस रोग की जिम्मेदारी पूरी पूरी ओढ़ ली थी,
और अब भी केवल अपने को जिम्मेदार ठहराता हूँ। पर केवल इतना है कि सालों पहले मैं अकेला था, पर अब तो मेरे जीवन में इतनी गहरे स्तर का दोष है कि तुम मेरी पत्नी हो। चाकू, कैंची, मोजे हो जाने पर तुम्हारी खींच, नौकरानियों से असंतोष, आसपास के शोरगुल पर तुम्हारा गुस्सा, मुझे तुम पर हर वक्त प्यार आता है। बेचारी भोली भाली लड़की, नाजों और नखरों से पली, अब आलू मेथी का हिसाब रखती है, चीनी, तेल और साबुन का लेखा जोखा करती है। कहाँ आकर फंस गई। पर जब तुम मुझे देखकर अकारण ही मुस्कुरा देती हो, तब मेरा सारा अपराध भाव धुल जाता है। मालूम उस समय, उस रात के अंधेरे में क्या याद कर रहा था? वह सारे सुख के क्षण, प्रथम रात्रि, रात्रि नहीं वह दिन था जो हमने पेरिस के होटल में बिताया था। उस दिन हम कहीं नहीं गए थे। लूव्र म्यूजियम 10 कदम पर था, जहाँ विश्व निधियाँ हमारी प्रतीक्षा करती रह गईं, क्योंकि हम सारी रात की यात्रा के बाद नहा धोकर सुस्ताने लेटे, फिर सारे दिन उठे ही नहीं। बाहर कब सूरज निकला, कहाँ किस उद्यान, किस महल, किस प्रसाद के झुंड सैलानी घूमते रहे। कब शाम हुई और कब रात, हम बिना पिए ही जैसे मदहोश। और तब मुझे लगा कि यह जो हुआ एकदम सही हुआ। तुम्हारे मन में मुझसे विवाह को लेकर कोई अफसोस या खलिश नहीं है। कितना कितना आह्लादित था मैं। मेरी उस खुशी और तोष का नाम नहीं था। मैंने तुम्हें पेरिस घुमाया, मैं उस शहर की हर गली, हर रास्ते से परिचित था। और तुम, एमए करने के बावजूद तुम्हें फ्रांस या रूस की क्रांति के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मालूम नहीं, उस रूसी उपन्यास वाले कोर्स में तुमने क्या पढ़ा था? शायद एक किताब भी नहीं। मगर मैंने तुम्हारी विद्वता के कारण तुमसे ब्याह थोड़े ही किया था।